हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम बात कर रहे थे नाइन्थ क्लास 10th की इकोनॉमी एनसीईआरटी समरी के बारे में, जिसका आज हम पहला चैप्टर डेवलपमेंट यानी विकास की बात करेंगे। देश में विकास की शुरुआत को अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्षेत्रकों में हम देखते हैं, जिसमें कृषि, विनिर्माण और सेवा के उदय का रूप आता है। हम आर्थिक विकास को अलग रूप में नहीं बल्कि मानव विकास की सामान्य अवधारणा के रूप में समझते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को व्यापक रूप से परिभाषित किया जा सकता है और उसमें संकेतक भी शामिल होते हैं। लोग वास्तव में विकास की अवधारणा को कैसे समझते हैं और इसका मापन कैसे किया जा सकता है, हम ये समझेंगे। विकास को समझने में कुछ महत्वपूर्ण विकास संकेतक कहाँ तक सहायक है और विकास प्रक्रिया अलग अलग लोगों को कैसे अलग अलग रूप में प्रभावित कर सकती है, हम ये देखेंगे। अगर हम विकास प्रक्रिया की शुरुआत की बात करें तो एक प्रक्रिया के रूप में विकास की शुरुआत संभवतः अतीत में कुछ पहले हुई होगी। विकास को हम जिस अर्थ में समझते हैं उस अर्थ में शायद किसी भी देश को विकसित नहीं कहा जा सकता। जब कृषि की शुरुआत हुई थी, कृषिगत कार्यों का विकास आरंभ हुआ, तब संभवतः अन्य प्राकृतिक उत्पादों जैसे खनिज अयस्कों के निष्कर्षण की भी शुरुआत हुई। पत्थरों एवं अन्य खनिजों को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है। मनुष्य ने सबसे पहले औजार, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, मछली का जाल और अनेक चीजें बनाने के लिए अखाद्य उत्पादों जैसे पेड़ों से लकड़ी और कच्चे माल के रूप में उत्खनन से प्राप्त खनिजों का उपयोग करना सीखा। ये पहले मानव निर्मित उत्पाद थे जिन्हें शिल्पकृतियाँ कहा जाता है और इन्हीं शिल्पकृतियों के विनिर्माण कहते हैं, जिसे सेकेंडरी सेक्टर के रूप में हम जानते हैं। जब कुछ लोगों ने मछली पकड़ने, कुछ अन्य लोगों ने खेतों की जुताई या मिट्टी के बर्तन बनाने या पक्षियों और जानवरों का शिकार करना सीखने पर ध्यान केंद्रित किया तो दक्षतापूर्ण ढंग से उत्पादन होने लगा, जो एक प्रकार का विकास ही था। इसके बाद विशेषज्ञों का उदय हुआ जो स्वयं तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन वे यह बताने में सक्षम थे कि बेहतर ढंग से उत्पादन कैसे किया जाए और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे कि कुछ डॉक्टर थे जो घायल या बीमार पड़े लोगों का उपचार करते थे, और ये प्रक्रिया श्रम विभाजन से ही आई थी, जिससे सभी लोगों की उत्पादकता में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था का विकास संभव हो पाया। तो हम विकास को किसी एक निश्चित परिभाषा के रूप में नहीं समझ सकते। हम विकास को प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात और मानव विकास सूचकांक के रूप में समझते हैं। और विकास को मापने की इकाई आय होती है। जब हम किसी देश या राज्य की तुलना करते हैं तो वो हम आय के तौर पे करते हैं। एक मानव के तौर पर हमारी कुछ आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, सभी लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो इकोनॉमी में नहीं मिलते हैं, इतिहास में देखते हैं, क्योंकि जैसा भी हम आज का जीवन जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये विकास है। विकास का मतलब अगर हम एक लाइन में बात करें तो विकास का मतलब होता है कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड लाइक लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ केयर। और डेवलपमेंट एक मिक्स गोल है जिसमें फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंट आता है। और नेशनल डेवलपमेंट जो होता है उसमें इम्प्रूव स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स आता है, जो डिपेंड होता है पर कैपिटा इनकम जीडीपी पे। और इसमें हम लिटरेसी रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, इन सबको शामिल करते हैं। दीज फैक्टर्स आल्सो कंसिडर एज मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसे हम विकास कहते हैं। तो हम अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं और जो चीज़ें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं हम उनकी ही आकांक्षा करते हैं और उसकी ही इच्छा करते हैं। और हम देखें तो दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो, और यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि एक घर में एक लड़की और उसका भाई है, तो लड़की चाहेगी कि उसको अपने भाई की तरह आज़ादी और अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की, पढ़ने लिखने की और जॉब करने की। और वो ये भी चाहेगी कि उसका भाई घर के काम काज में हाथ बटाए, लेकिन हो सकता है ये चीज़ भाई को नापसंद हो। और इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाना
करना चाहते हो, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं। जैसे कि आदिवासी वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब बनाना पसंद करें। तो इसी तरह विकास अलग अलग हो गया, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं है, और जो दूसरे के लिए विकास है वो तीसरे के लिए विनाशकारी है। अब हम बात करते हैं आय और अन्य लक्ष्य के बारे में। हम विकास को आय के संकेतक के रूप में मापते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। जैसे हमारे देश के किसान जब फसल बोते हैं तो वो जब मार्केट में जाते हैं बेचने के लिए तो वो ज़्यादा इनकम की उम्मीद करते हैं कि उन्हें इनकम ज़्यादा मिले। तो किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग, अब आय से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि धन जीवन जीने के लिए होता है, ना कि जीवन धन के लिए होता है। तो आय के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं। जैसे जीवन में आपके कई मित्र होंगे, आप उनसे मित्रता की चाह रखते हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि वो जैसे आप उनके काम में काम आते हैं वैसे वो भी आपकी बुरी परिस्थितियों में आपका साथ दें। तो ये धन के द्वारा नहीं आ सकता है, और ना ही धन से हम किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, ना मित्रता, ना भाईचारा, ना ही रिश्तेदारी, कुछ भी। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि कि जिसे मापा नहीं जा सकता है वो महत्व नहीं रखता है। सब कुछ महत्व रखता है। जैसे कि अगर आप नौकरी की चाह रखते हैं तो आप को कहीं दूर दराज के इलाके में, जैसे दिल्ली वगैरह में आपको नौकरी मिलती है, तो आप केवल इनकम की बात नहीं करेंगे, आप और भी फैक्टर की बात करेंगे। जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, क्या इंसेंटिव्स होंगे, काम करने का एनवायरनमेंट कैसा होगा, सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इसी जगह पर आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेफ्टी मिलेगी, आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, आपका रोजगार परमानेंट हो सकता है, आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। और किसी तीसरी नौकरी का बात करें जो ज़्यादा वेतन तो दे रही है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है, हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय ही ना मिले, जिससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी, जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। इसमें आपको रात दिन काम करना पड़ता है लेकिन आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की। नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी देश के लोगों की आय में सुधार करना और उनके जीवन जीने की जो चाह है वो भी, लिविंग स्टैंडर्ड क्वालिटी अच्छी हो, उनकी लिटरेसी रेट अच्छा हो, उनको कैसी हेल्थ केयर मिल रही है, ये राष्ट्रीय विकास के अंदर आता है। जैसा कि अभी हमने बताया डेवलपमेंट एक मिक्स गोल है। तो यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। तो जैसे कि कोई कंपनी है, वो कोई ऐसा काम कर रही है जिससे जहरीले पदार्थ बाहर निकल रहे हैं और वो पानी में मिल रहे हैं, जैसे कि गंगा नदी आजकल इसी वजह से प्रभावित हो रही है और दूषित हो रही है। तो वो विकास तो फैक्ट्री के लिए है लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। तो इस तरह से विकास में भिन्नता आ रही है। तो विकास अलग अलग है। अब हम विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करेंगे कि विकास की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। जैसे हमें किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना करनी हो तो हम उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि वो पढ़ने में अच्छा है, दूसरा पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो खेलने में अच्छा है, दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। तो इसी तरह से हम देशों या राज्यों की भी तुलना करते हैं, लेकिन उनकी तुलना हम आय से करते हैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी विशेषता आय होती है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। और आय का अर्थ होता है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। अब एक देश की आय क्या है वो हम कैसे निकालेंगे? किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। किसी देश की आय, इनकम, उस देश के पॉपुलेशन की इनकम कहलाती है और इसको हम निकालते हैं कुल आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या।
इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त होगा, जिसके आधार पर हम किसी देश को विकसित या अविकसित कहते हैं। जैसे कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2012 में आई थी, जिसमें बताया गया था कि यूएस डॉलर 12,276 प्रतिवर्ष या उससे अधिक है तो वो देश समृद्ध कहलाया जाएगा, और जिस देश के प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 1,005 प्रतिवर्ष या उससे कम है उसे निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। भारत जो है मध्य आय वर्ग के अंदर आता है, क्योंकि इसकी जो 2010 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी उसमें यूएस डॉलर 1340.4 प्रतिवर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका विकसित देश की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की आय अधिक है और वहाँ पर सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा है। अब हम आय के अलावा अन्य मापदंड भी देखेंगे कि आय के अलावा और अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं। लोग आय तो चाहेंगे नहीं, वो आय के अलावा अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की चाह रखेंगे। इन लक्ष्यों के बारे में भी वो सोचते हैं। जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं, और ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं। अभी हमने बताया कि अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, स्वतंत्रता, ये सभी लक्ष्य आते हैं। अब हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, और लिटरेसी रेट 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, और निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब होता है 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिन्हें विकास के अंदर हम लाते हैं और विकास को हम समझते हैं। जरा सोचिए, जिनके बच्चे अपने जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं, ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा, जिसे अभी हमने समझा कि शिशु मृत्यु दर के रूप में। और हम अगर स्वतंत्रता की बात करें तो आज हमारी स्वतंत्रता को 70 साल से भी ऊपर हो गए हैं। हमारे देश में ऊंची ऊंची इमारतें और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल भर गए हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 2/3 बच्चे कक्षा 9 से 10 में स्कूल नहीं जा रहे हैं। मतलब कि अगर आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपकी कक्षा के 2/3 बच्चे गायब होते, और जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते जो अभी आप पढ़ रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अब हम सार्वजनिक सुविधाओं की बात करेंगे। महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण ये है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। सामान्यतया आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। आपका पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना से आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आपको कोरोना हो जाएगा, लेकिन पैसा आपको बचा नहीं पाएगा कि आपको कोरोना ना हो। जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव करने के लिए कदम नहीं उठाता तब तक आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती क्योंकि सरकार या समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर आजकल प्राइवेट स्कूल देखने को मिलते हैं। हर किसी की इनकम इतनी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो अपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनवाए ताकि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें विकास के अंदर आती हैं। विकास के अलावा हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। अभी हमने बात की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। इसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य, शिक्षा और उसकी जीवन की
गुणवत्ता कैसी है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि एक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ तुलना करें तो भारत की सकल राष्ट्रीय आय 5,150 अमेरिकी डॉलर में है 2011 में, और जन्म के समय संभावित आयु 66.4 है। साक्षरता दर 62.8 है, और HDI जो है वो 135 है। जबकि नेपाल का की सकल राष्ट्रीय आय 2194 है, जबकि जन्म के समय संभावित आयु 68.4 है, साक्षरता दर 57.4 है, और HDI जो है वो है 145। लेकिन नेपाल की प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें तो भारत की तुलना में आधी से भी कम है, लेकिन फिर भी वह भारत से आयु, संभाविता और साक्षरता लिटरेसी लेवल पे पीछे नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। उनकी वेलफेयर, उनकी वेलबींग बहुत जरूरी होती है। विकास की धारणीयता क्या होती है? हम विकास को जिस तरह से भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है जैसे अमेरिका, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय भी है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और जो स्तर है वो धारणीय नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम इसको एक लाइन में समझे तो हम इसे कह सकते हैं कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब कि जैसा कि आज हम जीवन जी रहे हैं और जो इस समय स्तर से चल रहा है, वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें शायद ना मिल पाए। जैसे कि भारत में भूमिगत जल जो है वो रिपोर्ट बताती है कि 25 वर्षों में, अगले आने वाले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जा रहा है। मतलब कि देश के कई भागों में भूमिगत जल का अति दोहन हो रहा है, और जिससे जल की मात्रा में कमी हो रही है। अगर हम भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय साधन का मतलब होता है कि जो जिसकी पूर्ति दोबारा हो सके। और इसकी पूर्ति कैसे होगी? फसल और पौधों की तरह इन साधनों को पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। और गैर नवीकरणीय साधन वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। मतलब कि जो कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते दोबारा, ना प्राकृतिक रूप से ना ही किसी और रूप से। इन संसाधनों को धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हम तेल का ऐसा स्रोत हमें मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसलिए हर समय खोज चलती रहती है, क्योंकि कच्चा तेल जो है जब तक ज़मीन में है तब तक मिल रहा है, जैसे ही वो ख़त्म हुआ वैसे ही हमें वो मिलना बंद हो जाएगा। और जो रिपोर्ट बताती है वो बताती है कि ये भंडार केवल 46 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। जिनके पास तेल का भंडार नहीं है, आयात होगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी जिससे कि प्रत्येक देश पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो नहीं है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में।
पर्यावरण के पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। इसीलिए मैंने कहा कि डेवलपमेंट एक मिक्स गोल है जिस पर बहस हमेशा जारी रहेगी। तो ये रहा हमारा आज का पहला चैप्टर जिसे हमने विकास के रूप में समझा। धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।